Hello, my class 12th student. How are you? Myself Arun Sharma, your physics teacher. एक बार फिर से बच्चों अपनी फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक नया टॉपिक लेके चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्टैटिक चार्ज, फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स, जिसके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। बोर्ड के कैलकुलेशन के हिसाब से चैप्टर माइंड ब्लोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और स्टार्ट करो आज का चैप्टर। और आज के इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट टाइटल है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं स्टडी। यस, बी ऑन टाइम। फर्स्ट टाइटल जो हमने लेके स्टार्ट किया है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टार्ट करने से पहले फिर से वही पुरानी बात, लाइफ के 40 मिनट स्पेंड कर रहे हो, जिंदगी के 40 साल सुधार दूंगा। बहुत अच्छे से स्टडी करना क्योंकि वन शॉट में पूरा चैप्टर आज हमें कंप्लीट करना है और मेन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन क्लियर करते हुए। इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स टू जस्ट लाइक अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विच प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रबिंग टू ईच अदर, जब हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे आपने बचपन में पढ़े होंगे। जब हम एक प्लास्टिक के स्केल को ड्राई हेयर पे रब करते थे और उसको पेपर पीस के पास ले जाते थे तो छोटे छोटे पेपर पीसेस उस प्लास्टिक के स्केल पर अट्रैक्ट हो जाते थे। ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कब आई? रबिंग के बाद। बिना रब करे अगर आप उसी प्लास्टिक के स्केल को पेपर पीसेस के पास ले जाओगे तो ये प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। तो ये प्रॉपर्टी शो कब होती है? आफ्टर रबिंग। तो होता क्या है इसमें? एक्चुअली इस प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, राइट? तो मतलब समझ में आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मेन कॉज कौन है? वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज द बेसिकली मेजर कॉज ऑफ चार्ज। चार्ज को जनरेट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर लें। यस, बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिव पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है? निगेटिव। नाम से क्लियर, जिसके पास पहुंचा उसे भी कर देगा निगेटिव। निगेटिव लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट में एंटर करता है उस ऑब्जेक्ट को निगेटिव कर देता है। तो निगेटिव चार्ज आ रहा है तो समझ जाओ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ज़्यादा हो गए, उधार बढ़ गया। और जब इलेक्ट्रॉन किसी से निकल जाता है तो समझ जाओ वो पॉजिटिव हो गया। यानी आपने अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो आपका नेचर कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बट इसको अल्टरनेट फॉर्म में कैलकुलेशन आसान करने के लिए 5/3 इंटू 10 की पावर -19 भी लिख सकते हो। चार्ज की यूनिट क्या हो गई? कूलम। तो अब तक की कहानी समझ में आया? चार्ज का मेन रीजन कौन है? इलेक्ट्रॉन। कैसा पार्टिकल है? निगेटिव। किसी में से इलेक्ट्रॉन निकले वो कैसा हो गया? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन आ गए तो कैसा हो गया? निगेटिव। एग्जाम्पल, मेरे पास एक है सोडियम आयन, एक है क्लोरीन आयन। क्या लगता है इसने क्या करा होगा? सोडियम आयन ने इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, धक्का मार के बाहर कर दिए, तभी तो कैसा हो गया ये? पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए? जितना साइन लगाओ ना, कितना लगाए? +1, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। अगर ये प्लस के 2 होते तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए होते। सिंपली इसने क्या करा? गरीबदास, इसने इलेक्ट्रॉन और ले लिए, कर्जा और ले लिया। कैसा हो गया ये? निगेटिव। कितना? एक लगाए माइनस का साइन, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और एडॉप्ट कर लिया। इज इट क्लियर? तो समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं तो बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है। क्वेश्चन अगला, क्या इनके मास पे कोई फर्क पड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन में तो मास भी है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया थोड़ा बहुत मास भी निकल गया। कितना? इतना।
इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो साथ साथ मास भी कम हो गया, इसका मास हो जाएगा कम, राइट, ये तो हो गया डिक्रीज। इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो मास भी गेन कर लिया, तो इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इतनी सारी थ्योरी से क्वेश्चन ये आया कि क्या हम किसी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस, कैसे, एक सुंदर से फॉर्मूले से हम चार्ज की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्यू क्या है इसमें, चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आपने लूज किए या कितने इलेक्ट्रॉन आपने गेन किए, और ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो सारी बातें आपके सामने हैं। तो किसी भी बॉडी पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला प्लस माइनस एन ई। प्लस कब लगाना, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही हो, माइनस कब लगाना, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही हो। क्लियर, तो इसको अच्छे से नोट करो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरफाई तरीके से फर्स्ट पॉइंट क्लियर करना है। अपनी कॉपी पे अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखिए, और इसके बाद शुरू करेंगे हम इसका दूसरा भाई। तो अभी आपने पढ़ा अबाउट द चार्ज, अगला क्या, अगला हम पढ़ने वाले हैं इसके भाई कुलाम्स लॉ के बारे में, जिसमें हमें यह पता चलेगा कि दो चार्ज बॉडीज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर रिपेल, कितना फोर्स अप्लाई कर रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कब तो अट्रैक्ट और कब तो रिपेल। अगर आपके पास दो सेम नेचर के चार्जेस हैं, या तो दोनों ही प्लस या दोनों ही माइनस, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल। डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं, एक प्लस एक माइनस, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, राइट। मीन्स क्या कहा मैंने, अगर मेरे पास दो बॉडी हैं एक जैसी पॉजिटिव चार्ज की, क्या करेंगी ये, एक दूसरे को रिपेल, दूर भाग जाएंगी, एक दूसरे से दूर होना शुरू। और वहीं पर अगर एक बॉडी निगेटिव है और एक पॉजिटिव, तो क्या होगा, इट शुड बी स्टार्ट टू अट्रैक्ट। यस, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इज इट क्लियर। बट कितने फोर्स से अट्रैक्ट या कितने फोर्स से रिपेल, ये हमें किसने बताया, ये हमें बताया कुलाम्स ने। तो हम कुलाम्स लॉ पर डिस्कशन करते हैं। कुलाम्स लॉ, कुलाम साहब ने यह बताया था कि दो बॉडीज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो ध्यान से देखिएगा, सपोज देयर इज अ टू चार्ज बॉडीज, वन हैविंग चार्ज Q1, अनदर हैविंग चार्ज Q2। एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R। तो दो बॉडीज जिनमें से एक पे चार्ज Q1 था, एक पे Q2, अगर वो R डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं, तो फोर्स कितना लगेगा, एज पर द कुलाम्स इनके मिड में लगने वाला फोर्स होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। क्लियर। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मींस उनके बीच का डिस्टेंस जितना कम, उनके बीच का डिस्टेंस जितना कम, फोर्स उतना ज्यादा, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स कम। और दोनों को क्लब कर लिया जाए तो फोर्स डिपेंड कर रहा है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पे। अब हर जगह प्रोपोर्शनली साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट। यहां भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा सा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला, जिससे हम फाइंड कर सकते हैं दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को। बट इसमें ये सब तमाशा क्या है, इस पे भी तो डिस्कशन कर लें। ये तमाशा, ये क्या है, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यूज कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85
10⁻⁻12, राइट। और ये k क्या है, छोटा सा, इस k को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। बस यही समझ में नहीं आया, बाकी तो सब ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम क्या है, ये जो दोनों चार्जेस है ना, इनके बीच में जो मीडियम है वो, उसकी वैल्यू कितनी है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। चार्जेस के मिड में जो मीडियम आया ना, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आपके चार्जेस के मिड में एयर है या फिर वैक्यूम है, तो समझ जाओ इसकी वैल्यू कितनी है, 1। कुछ वैल्यूज तो फिक्स्ड है। और अगर बात करें कि मेटल है दो चार्जेस के मिड में, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। ये वो हैं जिनके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन सारी वैल्यूज को ढंग से समझना, राइट। और सपोज अगर मैं बात करूं कि वैक्स है या फिर वूल, तो इसकी वैल्यू होती है 2। फर्क क्या पड़ा, इस पूरे की वैल्यू क्या हुई, उस पर भी तो काम करना है। यस, तो अभी तक की कहानी में क्या क्या समझ में आया। कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स अप्लाई होता है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। इनवर्सली किसके प्रोपोर्शन होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। कंबाइन किया तो फॉर्मूला क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फिक्स्ड है वैल्यू। K डिपेंड कर रहा है मीडियम टू मीडियम, चार्जेस के बीच में जैसा मीडियम वैसी उसकी वैल्यू। क्लियर। जरा एक बार इसी फॉर्मूले को आगे फॉरवर्ड करके फिर से समझो। दो चार्जेस के मिड में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला आपने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सपोज आपका मीडियम है, नॉर्मली कौन सा मीडियम यूज करते हैं हम लोग, एयर। उसके लिए K की वैल्यू कितनी है, 1। अगर K की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो देख रहे हो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू होती है राउंडिंग ऑफ में 9 × 10⁹। मतलब आप इस पूरी वैल्यू की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर, यहां तो कोई इशू, दैट्स गुड। सपोज इस पर न्यूमेरिकल आया तो कैसा आता है, मैं अभी न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कैसे आएंगे उन पे अगला वीडियो है नेक्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस पर न्यूमेरिकल आया तो आपको क्या याद रखना है। कुछ न्यूमेरिकल तो डायरेक्टली ऐसे आएंगे कि चार्जेस गिवन होंगे और बीच का डिस्टेंस, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया। एग्जाम्पल, उसने कहा एक बॉडी पे चार्ज है Q1, एक पे चार्ज है Q2, बीच का डिस्टेंस है R। अब Q1 Q2 कोई भी नंबर वैल्यू दे दें एज पर एग्जामिनेशन चॉइस, R कितना भी डिस्टेंस दे दे, बट फोर्स कितना, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीडियम है बीच में एयर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, सीधा ये रही। Q1 जो भी चार्जेस गिवन है, Q2 जो भी दूसरा चार्ज है और बीच का डिस्टेंस, सीधा कैलकुलेशन मैथमेटिकल एंड कहानी खत्म। बट इसका सेकंड वेरिएंट और क्या कह सकता है वो इसमें आपसे, वो आपको चार्जेस ना देके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, चार्ज हम बना लेंगे। हमें पता है फर्स्ट बॉडी में N1 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो Q = Ne से फर्स्ट बॉडी पे चार्ज, सेकंड बॉडी में इलेक्ट्रॉन सपोज आ गए तो Q = Ne से उस पर चार्ज, देन कैलकुलेट। नेक्स्ट क्या, सपोज उसने आपसे कहा इन दोनों बॉडीज को एक वायर से आपस में कनेक्ट कर दिया या उठा के डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर दिया। एक बार कनेक्ट करना है, फिर चाहे सेपरेट भी कर दो। आफ्टर कनेक्शन क्या होता है, आफ्टर कनेक्शन दोनों पर अमाउंट ऑफ चार्जेस सेम आ जाता है, और वो कितना हो जाता है, एवरेज ऑफ इनिशियल, पहले वाले चार्जेस का एवरेज। मतलब पहले वाले पे और दूसरे वाले पे जो चार्ज था उनको जोड़ के आधा कर लेना। उसके बाद फोर्स का फिर वही पुराना फॉर्मूला, कितना
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नया चार्ज Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये है आपके पास कुलाम्स लॉ, जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और क्या, इस पे एक पैटर्न और आ सकता है, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो आपको किसी भी, ये सुपरपोजिशन को शो करता है, किसी भी शेप पर टोटल फोर्स काउंट करने के लिए कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको गिवन है, ये है एक स्क्वायर, राइट, और आपसे कहा गया इस स्क्वायर ए बी सी डी को देखो, इस पे चार्जेस प्लेस किया उसने, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, मीन्स प्लस क्यू चार्ज इसके हर एक कोने पे प्लेस है, ईच वर्टिस, ये इसके डायगोनल्स, और ये है वो इसका मिड पॉइंट सेंट्रोइड। इस पे कहा गया आपसे कि नेट फोर्स बताओ, यहां पे भी चार्ज रखा था, इंटरेस्टिंग बात क्यू। देन अब क्या करना है, तो गौर से समझना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें पहले जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, जैसे यहाँ ओ पे निकालना है ना, पता करो ओ पे फोर्स लगा कौन कौन रहा है, कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, ए बी सी डी, सारे मिलके लगा रहे होंगे। तो हम जितने फोर्सेस पे अप्लाई हो रहे हैं उनको काउंट करेंगे और डायरेक्शन के साथ देन जस्टिफाई करेंगे। सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर दो, अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी एंगल पे हो तो कंपोनेंट वाला रूल, R इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। मतलब अभी एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स, किस किस पे, फोर्स ऑन O ड्यू टू A, FOA, फोर्स ऑन O ड्यू टू A कितना, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। K यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट, A पे चार्ज QA, O पे चार्ज QO, और इनका सेपरेशन O और A के बीच का। वैल्यू कितनी आई, गौर से अगर वैल्यू की बात करें तो K, दोनों पे चार्ज Q है तो Q स्क्वायर, मैं इसे फिलहाल O और A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, OA का डिस्टेंस का स्क्वायर। डायरेक्शन कहां होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। A ने O पे फोर्स लगाया, दोनों पॉजिटिव है, तो A वाला O वाले को क्या करेगा, रिपेल, तो ये गई इसकी डायरेक्शन, FOA, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। ऐसे ही हम लोग क्या काउंट करेंगे, नेक्स्ट फोर्सेस हम निकालने जा रहे हैं, फोर्स ऑन O ड्यू टू B कितना, K, चार्ज ऑन B, चार्ज ऑन O अपॉन डिस्टेंस O से B तक का, काउंट करो, K Q स्क्वायर OB स्क्वायर। इज इट क्लियर, राइट। डायरेक्शन कहां होगी, फिर से वाली बात, B वाला पॉजिटिव, वो A वाले को क्या करेगा, रिपेल, तो ये गई इसकी डायरेक्शन, FOB। अभी क्या, C वाले को देखते हैं ये क्या करेगा, तो फिर से हम निकालने जा रहे हैं अगला फोर्स, मींस फोर्स ऑन O ड्यू टू C। K, चार्ज कौन सा लेंगे, यस यू आर राइट, C का चार्ज, O का डिस्टेंस O से C तक का स्क्वायर, क्या रिजल्ट मिला, K Q स्क्वायर, इसको भी नाम दिया OC स्क्वायर। डायरेक्शन कहां होगी, ये C वाला पॉजिटिव है, ये इस पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, ये गई इसकी डायरेक्शन, FOC। बात करते हैं D वाले की, वो क्या करेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू D कैसे निकाला, K, चार्ज ऑन D, चार्ज ऑन O, सेपरेशन OD का स्क्वायर, मींस K Q स्क्वायर OD का होल स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, ये D वाला भी क्या करेगा, इसे रिपेल, तो ये हो गया फोर्स ऑन O ड्यू टू D। अभी क्या दिखाई दिया मेरे को, इस O पॉइंट पे 4 फोर्स लग रहे हैं, और ये चारों की वैल्यूज सब में एक चीज अलग अलग सी दिख रही है, OA, OB, OC, OD दिख अलग रही है, वैल्यू तो सेम है, राइट, क्योंकि
ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस, ओ से सी का डिस्टेंस या ओ से डी का डिस्टेंस सब सेम होगा। अच्छा, तो ये कह रहे हो कि डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, चैलेंज, चलो डिस्टेंस तो निकाल लें। राइट, सही कहा एक बच्चे ने। तो ये साइड है सपोज इसकी सारी स्मॉल ए, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वैल्यू क्या आई, हम निकालने जा रहे हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सब इक्वल है। कितना, ये तो डायगोनल का हाफ है, और डायगोनल कितना होता है, साइड रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। साइड कितनी है, ए, रूट 2 बाई 2 मीन्स ए बाई रूट 2। सारी साइड इक्वल आई हैं, ए बाई रूट 2। तो इंटरेस्टिंग बात क्या, मेरे पास तो आंसर भी आ गया। कैसे, OC और OA को देखो, OC एंड OA इक्वल एंड अपोजिट, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। तो जो FOC है वो, चलो OB लिख गया, तो FOB जो है वो FOD के इक्वल है, OB भी तो OD के इक्वल है। ऐसे ही FOC भी FOA के इक्वल है। और इंटरेस्टिंग बात, ये अपोजिट भी हैं, तो ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कैंसिल। जब सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो नेट फोर्स कितना आया, 0। इस तरीके पे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये बोर्ड में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के क्वेश्चंस हैं, जिसका अभी आपको रिव्यू मिला है। बट इंफॉर्मेटिक वीडियोस रिलेटेड टू न्यूमेरिकल, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड के व्यूज से इंपॉर्टेंट हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। राइट, तो एक बार पहले अच्छे से इसको नोट करो, और कोई डाउट हो पूछ लो, एक बार देख लो अच्छे से। फोर्सेस निकाला, नेट फोर्स निकाला। सो चार्ज डन, कूलम्ब्स लॉ डन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें पढ़ना क्या क्या है पहले एक बार उस पर बात करते हैं। राइट, तो बोर्ड पे अच्छे से समझोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिलेबस क्या क्या है। जब वो सिलेबस क्लियर होगा तब बात करेंगे आगे। राइट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत सिंपली वे में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, विदाउट डायरेक्शन तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन पर कूलम। सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिलेबस है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहा, फॉर्मूला अभी से बता दें, वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, डेरिवेशन शुरू करने से पहले ही फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो देखो, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, आपको इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ निकालनी है इंटेंसिटी। क्या रिजल्ट आएगा, सीधा रिजल्ट आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के याद हो रहा है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ड्राइव करना है बट फॉर्मूला भी से याद कर लो। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगला सिलेबस क्या है, यस, ड्यू टू डाईपोल। ये क्या आया, डाईपोल, कुछ नया, हजम करते हैं इसे भी। डाईपोल बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं और सेपरेटेड होते हैं स्मॉल डिस्टेंस पे। मींस यहां समझना, इस पे एक तरफ है माइनस चार्ज, एक तरफ है प्लस का चार्ज, जितना माइनस उतना प्लस, और ये है इसका सेंटर, जिसका वन साइड से डिस्टेंस हो गया a, यहां से भी डिस्टेंस हो गया a, बन गया ये डाईपोल। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस डाईपोल पे अगर हम कैलकुलेशन करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अलग अलग पॉइंट्स पे तो क्या रिजल्ट आएगा। बट उससे पहले
आपको एक पॉइंट याद करना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल का एक होता है डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है आइदर वन ऑफ चार्ज, उसको प्रोडक्ट कर दो सेपरेशन बिटवीन देम। मींस डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम है, और उनके बीच का सेपरेशन। और इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, यस, निगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल के निगेटिव वाले टर्मिनल से डाइपोल के पॉजिटिव वाले टर्मिनल की तरफ, राइट। अब जिस काम पे लगे थे उसे तो पूरा करें। हम क्वेश्चन में ये बात कर रहे थे कि डाइपोल के वेरियस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, और डेरिवेशन करने से पहले फॉर्मूला याद करने की बात तय हुई थी। तो अगर आप इस पॉइंट पे चलते हैं, ये क्या है, ये वो लाइन है जो डाइपोल के प्लस और माइनस को अटैच कर रही है। तो वंस अगेन, ये जो लाइन डाइपोल के माइनस और प्लस को ज्वाइन कर रही है, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप काउंट करोगे इधर या इधर कहीं भी, सपोज आप स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां फाइंड कर रहे हो, राइट। कैसे करोगे वो भी वेट करो, लेकिन पहले रिजल्ट याद करो सीधा। तो एक्सियल लाइन पे आंसर क्या आएगा आपका, K 2P अपॉन R क्यूब। कैसे आया, वेट बताते हैं। दूसरा, अगर आप डाइपोल की इस तरफ चलते हो पोजीशन पे, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, जो आपकी एक्सियल लाइन के नॉर्मल है। क्या नाम है इसका, इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन पर, यानी यहां स्मॉल आर डिस्टेंस पे सेंटर से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, यस, K P अपॉन R क्यूब, राइट। तो मैंने आपको अभी शुरू नहीं किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, बट उसके बारे में बेसिक क्या बताया, फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। सिलेबस में क्या क्या करना है, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। क्या रिजल्ट आएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। डाइपोल पे अगर काउंट करते हो एक्सियल लाइन पे, तो रिजल्ट कितना आएगा, K 2P अपॉन R क्यूब। इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हो तो रिजल्ट कितना आएगा, K P अपॉन R क्यूब। तो पहले स्टार्ट करने से पहले ही ये फॉर्मूले लिख लो, न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगे, और जब डेरिवेशन करेंगे तो दिमाग में फिक्स रहेगा कि रिजल्ट सही आया या नहीं, राइट। तो नोट करो, फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन वन बाय वन। तो होप सो आपने अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में ये नोट तो कर ही लिया होगा। अब शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को वन बाय वन ड्राइव करना। तो पहला डेरिवेशन कौन सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। मेरे पास एक ही चार्ज है, सिर्फ एक, और उसकी वजह से निकालनी है इंटेंसिटी। तो जरा गौर से देखो कैसे निकलती है इंटेंसिटी, क्लियर, दैट्स गुड। यहां पे प्लस क्यू चार्ज, क्लियर, कहां प्लेस है, ये प्लेस है एट द पॉइंट ऑफ O, क्लियर। और मुझे क्या निकालना है, एट द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, यहां पे इंटेंसिटी। प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे मुझे काउंट करनी है इंटेंसिटी। कैसे काउंट करूंगा, वेक्टर क्वांटिटी है, पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, राइट। तो जब भी डायरेक्शन निकालनी हो वहां रख दो टेस्टिंग चार्ज। अब ये टेस्टिंग चार्ज कहाँ से कूद गया, क्या कह रहे हो सर, हर बार एक नई चीज़ आ जाती है, यही तो फिजिक्स है, रोज एक नई चीज़ सीखेंगे। क्यू नॉट को टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं। इसकी यूनिट कैसी होती है, नेचर तो पॉजिटिव होता है। वैल्यू कितनी होती है, 1 यूनिट। ये करता क्या है, ये कुछ नहीं करता, दूसरे से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। जहां भी आपको इंटेंसिटी निकालनी हो वहां रख दो, जहां ये भागेगा, दूर गया तो इंटेंसिटी दूर, पास आया तो इंटेंसिटी पास, और इसको पास या दूर कौन भेजता है, आपका मेन चार्ज। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा जरा बताओ, ये प्लस का चार्ज इस पॉजिटिव वाले को अपने से दूर करेगा। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, प्लस वाले ने इसे दूर किया, ये हो गई डायरेक्शन।
चलो डायरेक्शन तो मिल गई, मजा आ गया। तो अब वैल्यू, वैल्यू में भी बात करते हैं भाई। वैल्यू कैसे निकालनी है? आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेसिक था क्या? फोर्स अपॉन चार्ज। कौन सा चार्ज? ये वही चार्ज है जो वहां रखा है जहां मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। इंटेंसिटी निकालनी है मुझे यहाँ, नाम दे दूं इसे एक, यस, ए पर। और ए पर चार्ज कौन सा रखा है? क्यू नॉट। तो इसलिए मैंने अपॉन में लिया क्यू नॉट। अब क्या करूंगा? फोर्स दिख रहा है ना ऊपर, पहले फोर्स ही निकालूंगा। तो फोर्स का फॉर्मूला किससे? कुलाम्स लॉ से। क्या फॉर्मूला होता है? के, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी बताई थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कुलाम्स लॉ था ना, उसमें जो के था ये वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? फोर्स के, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q नॉट, सेपरेशन दोनों के मिड का आर स्क्वायर। ये मिल गया मुझे कुलाम्स लॉ से अप्लाई होने वाले फोर्स का फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला मिल गया तब तो इंटेंसिटी निकल ही पड़ी। फोर्स की वैल्यू होती है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दो क्यू नॉट से। क्या मिला रिजल्ट? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर भी के की वैल्यू क्या थी याद रखना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि मीडियम क्या था इनके बीच में? एयर। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। समझ में तो आया, लेकिन कुछ और मजा सा आ सकता है बोर्ड में? क्या इस पे कुछ पूछा जा सकता है? यस, आपसे 1 नंबर में सीधे पूछ सकते हैं ग्राफ। सपोज क्वेश्चन आता है, प्लॉट द ग्राफ। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, किस किस के बीच में प्लॉट करना है, वो गौर से देखना। सपोज क्वेश्चन आया, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ, जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करना हो ना, ये देख लो दोनों क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, ग्राफ अपने आप प्लॉट। इस कंडीशन के लिए तो एक ही रिलेशन मिला, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। मतलब अगर मैं r को इंक्रीज करूंगा तो E क्या हो जाएगा? डिक्रीज। स्क्वायर है इसलिए बहुत ज्यादा, राइट। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा इसके बीच में एक सुंदर सी लाइन से समझो, वो आएगा ऐसे डाउन करता हुआ। जैसे जैसे r बढ़ता जा रहा है E की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ये है आपका छोटा सा टाइटल जिसमें आपने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। होप सो मजा आया होगा। अब सुंदर सी राइटिंग में नोट करो, तो अगले स्टेप पे काम करते हैं, राइट। तो मित्रों अब शुरू करते हैं डाइपोल वाला क्लॉज। उस डाइपोल की एक्सल लाइन पे कैलकुलेट करके देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी आती है। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा ड्रॉ को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइपोल पे काम करेंगे। पहले हम बनाएंगे एक सुंदर सा डाइपोल। ये रहा हमारा एक सुंदर सा डाइपोल, जिसमें एक तरफ रख दिया मैंने निगेटिव चार्ज और वन साइडेड पॉजिटिव चार्ज। ये रहा इसका सेंटर, जो स्मॉल ए डिस्टेंस सेंटर से माइनस का है और स्मॉल ए डिस्टेंस प्लस का है। तो डाइपोल जिसमें एक तरफ माइनस क्यू एक तरफ प्लस क्यू। क्या कह रहे हो, उसको नाम भी दूं? चलो ठीक है, नाम दे दिया। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मेरे पास एक सुंदर सा डाइपोल है ए बी, जिसमें ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पर प्लस क्यू चार्ज है, और बीच का डिस्टेंस है 2a। करना क्या है? बहुत अच्छा, करना यह है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है? हमें इंटेंसिटी निकालनी है एक्सल लाइन पे, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यानी यहाँ। इसको भी नाम दे दूं, यानी सी। ये रहा। तो मुझे इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है? सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है सी, वहां पे। अब इंटेंसिटी कैसे निकालूंगा? क्या प्लेस करूंगा? पहले टेस्टिंग चार्ज, राइट आंसर, क्योंकि बिना डायरेक्शन तो सॉल्व होगा ही नहीं। टेस्टिंग चार्ज ले चलते हैं एक सुंदर सा अपना। ये रहा हमारा खूबसूरत सा टेस्टिंग चार्ज। कैसी वैल्यू होती है इसकी? 1 यूनिट पॉजिटिव। क्या होगा इसकी डायरेक्शन का? बहुत अच्छे से दोनों के दोनों इसको अट्रैक्ट या रिपेल करने की कोशिश करेंगे। बट कौन क्या करेगा? ये प्लस वाला चार्ज
इस सी पे रखे हुए चार्ज को क्या करने की कोशिश करेगा, रिपेल, नाम दिया E1। तो प्लस क्यू चार्ज ने कितनी इंटेंसिटी निकाल ली, E1, जो हम लेके चल रहे हैं, राइट। E1 की वैल्यू कितनी हुई, बढ़िया, तो ये भी देखना जरूरी है E1 की वैल्यू कितनी हुई। तो हम E1 निकाल रहे हैं। E1 है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ C ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो E1 हो गया प्लस क्यू चार्ज की वजह से जनरेट होने वाली इंटेंसिटी। क्या वैल्यू आएगी इसकी, K Q, राइट। और डिस्टेंस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन की डिस्टेंस कौन बताएगा। चलो भाई, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये रहा चार्ज, तो ये डिस्टेंस हुई कितनी, गौर से देखो। यहां सेंटर से लेकर सी तक का डिस्टेंस है R, और सेंटर से लेकर O तक, B तक का डिस्टेंस है A। तो अगर मैं R में से A को माइनस कर दूं तभी तो ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, कितना, सही, R माइनस A। टोटल R, उसमें से A कम कर दो, ढुम, क्या बचा, R माइनस A, उसी की बात हो रही है। तो फॉर्मूला क्या लेंगे हम यहाँ पे, K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। फाइनली मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आ गई। और डायरेक्शन कहाँ जा रही थी, देखो, B से आगे, B से C, राइट। तो ये हो गई डायरेक्शन B टू C। बहुत मेहनत करके हमने पॉइंट C पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी को निकाला। अब क्या, उसका एक भाई और भी तो है, उसको भी देखना है। माइनस क्यू की वजह से इंटेंसिटी निकालते हैं। चलिए, तो अगला राउंड क्या होगा, इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू कितनी आएगी, राइट, के क्यू। साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और बच्चों वेक्टर क्वांटिटी में साइन नहीं लगाते, क्या देखते हैं, सिर्फ डायरेक्शन। डिस्टेंस कितनी है, चलो ये तो बताते हैं। हाँ, ये सही था क्वेश्चन। मुझे सी से, क्योंकि मुझे इंटेंसिटी निकालनी है माइनस वाले से, और कहां पे, सी पे, तो ये पूरा डिस्टेंस चाहिए ना, कितना, सी से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस है R, और सेंटर से O का डिस्टेंस है A। तो कितना हो गया, देखो, R प्लस A, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, R प्लस A, राइट। तो अब मुझे डिस्टेंस जो लेना चाहिए वो कितना लेना चाहिए, R प्लस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन कहां दिखाऊं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। माइनस वाला इस टेस्टिंग चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये हो गई आपकी E2 की डायरेक्शन, E1 राइट साइड, E2 लेफ्ट साइड, दोनों कैसे हो गए, अपोजिट। तो यहां पे भी मुझे लिख देना चाहिए डायरेक्शन को, कहाँ आ रही डायरेक्शन की, C से A की तरफ, इक्वेशन नंबर 2। तो फाइनली हमने इंटेंसिटी प्लस वाले से भी निकाल ली सी पर, इंटेंसिटी माइनस वाले से भी निकाल ली। अब क्वेश्चन आता है कि आगे क्या, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और वेक्टर का रूल है, अगर दो क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो हम ज़्यादा में से कम वाली माइनस करते हैं। फिर प्रॉब्लम, ज़्यादा कौन सी, ये भी ठीक, दोनों में सब कुछ सेम है सिवाय डिस्टेंस के। जिसका डिस्टेंस कम, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, जिसका डिस्टेंस कम उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा। तो डिस्टेंस किसका कम है, R माइनस A, इसलिए E1 हो गया ज़्यादा। तो किस में से किसे माइनस करोगे, E1 में से E2, राइट आंसर। तो अब हम निकालते हैं नेट इंटेंसिटी, बिकॉज दोनों अपोजिट थी, माइनस होना है। नेट इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आनी है, यस यू आर राइट, E1 में से माइनस करना पड़ेगा हमें E2। हम कैलकुलेट करते हैं E1 माइनस E2, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, K Q, दोनों में है ना। R1 में यहां कितना हो जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर, जरा कैलकुलेट करते हैं सिंपल सिंपल तरीके से, हौले हौले। यस, एलसीएम कितना आया इसका, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, होता है ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B और A माइनस B, उसी कॉन्सेप्ट पे। यहां बचा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर
इज इट क्लियर? जरा इसको सिंप्लीफाई करना है इजीएस्ट वे में, कैसे करें वो देखते हैं आगे। तो E इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं चलो, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में, नीचे जो चल रहा है उसको तो चलने दो, कितना है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर रहा हूं, थोड़ा सा मैथ। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नहीं, फिजिक्स में होता है, गलत। क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ठीक है, तो लगाओ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो मैंने ओपन किया आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस इसमें लगा रहा हूं ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस रुक जाओ, माइनस 2ab। और ये माइनस साइन सबको चेंज करता जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra। जरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में चल ही रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जरा देखो अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो गया, प्लस माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया, प्लस माइनस। क्लियर ना? 2ra और 2ra कितना हो गया? 4ra, मतलब 2 इंटू 2ra। गुड, चलते हैं आगे। याद है डाइपोल मोमेंट अभी आपको समझाया था, क्या होता था डाइपोल मोमेंट? एक छोटा सा फॉर्मूला था, P डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2a। तो Q इंटू 2 इंटू a किस में बदल गया? ये डाइपोल मोमेंट P में। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया E इज इक्वल टू के 2 ये वाला R और डाइपोल मोमेंट P, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डाइपोल होता है वो चिन्ना चिन्ना छोटा, तो बीच का डिस्टेंस उसका बहुत कम, और आर क्या होता है? लिमिट ही नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग कि जो ए है ना वो छोटा होता है आर से, तो ए स्क्वायर तो बहुत बहुत छोटा हो गया आर स्क्वायर से। और ये फिजिक्स है मैक्रो, छोटी चीजों को परे हटाओ। तो ए स्क्वायर इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो बचेगा कितना? देखना यहीं पे, E इज इक्वल टू के 2 आर पी अपॉन ए स्क्वायर गायब किया तो ये बन गया आर की पावर 4। एक आर से एक आर गायब किया तो रिजल्ट क्या आया? यस यू आर राइट, रिजल्ट आया के 2p अपॉन आर क्यूब। ये मैंने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की एक्सल लाइन पे। अभी एक बच्चे ने तुरंत पूछा, सारी बात तो ठीक है, रिजल्टेंट डायरेक्शन कहाँ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगी कहाँ सी पर, पास या दूर? जरा सी पे देखो कितनी इंटेंसिटी थी? 2। तो रिजल्ट कौन देगी? कोई सी एक ना। कौन सी? जिसकी वैल्यू ज्यादा। वैल्यू किसकी ज्यादा थी? जिसका डिस्टेंस कम था। कौन ज्यादा हुआ इस हिसाब से? E1। E1 जा कहाँ रहा था? देखो B से C, वहीं तो जाएगी रिजल्टेंट। ये रहा B, ये रहा C, मतलब ऐसे, लाइक दिस। तो माइनस से प्लस, कहाँ गया? माइनस से प्लस। ये हो गई इसकी नेट डायरेक्शन। ये हमने काउंट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सल लाइन पे, और डायरेक्शन पे गौर करना जरूर, कहाँ है ये? माइनस से प्लस। इज इट क्लियर? वैल्यू कितनी है? के 2p अपॉन आर क्यूब। अब अच्छे से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स अभी जो आपने निकाला वो था डाइपोल की एक्सल लाइन पे, तो इक्वेटोरियल को छोड़ते हैं, उसको भी निपटाते हैं। तो हमारा अब कौन सा डेरिवेशन होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो फिर से एक बार ड्रॉ बना के समझते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आएगी वैल्यूज, राइट? तो देखिएगा, सबसे पहले एक डाइपोल जो अब तक हम बनाते आ रहे थे, सेम वैसे ही, एक तरफ माइनस क्यू
एक साइड प्लस क्यू, चॉइस इज योर, कहीं पे कुछ भी। ये रहा सेंटर, डिस्टेंस ए, ए आपका डायपोल रेडी। इसका नाम, हाँ ये बहुत जरूरी था, ए और बी। तो क्या स्टेटमेंट मिला, ए बी एक डायपोल है, उसके ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पर प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। बट मुझे क्या करना है, मुझे करना है इस डायपोल की सेंटर वाला जो पॉइंट है ना ओ, उससे इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को फाइंड। कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले टेस्टिंग चार्ज की जरूरत पड़ेगी ना, तो वही सुंदर सा टेस्टिंग चार्ज उठाते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ये रहा टेस्टिंग चार्ज। ये टेस्टिंग चार्ज याद है ना, वैल्यू कितनी थी इसकी, +1। दूसरे क्या करते थे इसे, अट्रैक्ट या रिपेल। तो अब क्वेश्चन उठता है कि डायरेक्शन, ये प्लस वाला इतनी डिस्टेंस से इंटेंसिटी लगाएगा, ये माइनस वाला इतने डिस्टेंस से इंटेंसिटी अप्लाई करेगा। कि डिस्टेंस क्या इक्वल नहीं है, यस इक्वल है। क्या ये एंगल 90 नहीं है, यस। अगर सब कुछ पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, कितना हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वो भी रूट में। तो ये डिस्टेंस बनी रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही जवाब, राइट। अब लास्ट डायरेक्शन कहाँ जाएगी, इतना पता होने के बाद प्लस वाला क्या करेगा मुझे बताओ, पॉजिटिव वाला इस टेस्टिंग चार्ज को उठा के फेंक देगा, राइट। तो इसकी डायरेक्शन हो गई लाइक दिस। चल भाई थोड़ी देर घूम के आ बाहर, E1 किसकी वजह से, प्लस वाले की वजह से, राइट। ये है आपका E1। अब क्वेश्चन आता है माइनस वाला क्या करेगा, निगेटिव है, अट्रैक्ट, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट। ये मिलेगी दो डायरेक्शन E1 और E2। वैल्यू कितनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट था। पहले मैं निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस वाले की वजह से, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव। क्या आंसर आएगा, E1 इज इक्वल टू के, चार्ज हो गया Q पॉजिटिव, और डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा यूज किया वैसे मैंने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वो रूट में था, अंडररूट में, इसलिए स्क्वायर करते ही गायब हो गया रूट। क्या बचा, सिर्फ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दैट्स गुड। डायरेक्शन का है ए बी, और इसको नाम क्या दे रखा था, मान लो सी, तो डायरेक्शन हो गई बी टू सी। बी वाला इसे सी की तरफ धक्का दे रहा है, फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। दूसरा, अब मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे, माइनस वाले से। क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, ये तो डिस्टेंस सेम ही है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। और डिस्टेंस तो मिल गई, डायरेक्शन का क्या, निगेटिव वाले ने अट्रैक्ट कर रखा था सी से ए की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, सी टू ए। बट अभी क्या, पहले तो वो अपोजिट थे, माइनस कर दिया, सही बात। अब क्या रूल, वेक्टर क्वांटिटी के लिए रूल अप्लाई होते हैं, उसमें पहला रूल ये था, इफ द टू क्वांटिटी आर इन सेम डायरेक्शन, अगर दो क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर दो, वो है नहीं है। दो क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो, जो आपने पीछे किया। दो क्वांटिटी अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे हैं तो लगा दो वेक्टर वाला रूल, आर इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो भी नहीं है। लास्ट कंपोनेंट कैसे करने हैं, हम इसको x और y में डिवाइड करेंगे, तो इसको जरा ढंग से समझो, राइट। तो जो मैं आपका ड्रॉ है उसको अलग से यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता हूँ, x में और y में कैसे। देखो ये जो कंपोनेंट है, इस यही देखो आप, ऐसे जा रहे थे, ऊपर जा रहा था E1, ये था आपके पास E2, राइट। आपको करने थे इसके कंपोनेंट। अगर मैं इस AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल सपोज थीटा हो तो ये भी तो कितना हुआ, थीटा, और ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बाइसेक्टर है इसलिए वो भी थीटा। यही चीज मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये रहा एंगल थीटा और ये इसका एंगल थीटा, यही तो शेप है E1 E2 की। मुझे क्या करने चाहिए, इसके कंपोनेंट, राइट।
कौन कौन से कंपोनेंट करूंगा, एक x में और एक y में, दैट्स गुड। ये रहे इसके फैक्टोरियल्स। हमने पढ़ा था जो भी एंगल वाला कंपोनेंट होता है किस में डिवाइड होता है, कॉस में। गुड, तो उसी फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए इसकी वैल्यूज, E1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा E1 कॉस थीटा, और ठीक 90 पे इसका कंपोनेंट मिलेगा E1 साइन थीटा। क्लियर? ये थीटा कमजोर सा हो गया बेचारा, साइन थीटा। इस E2 की भी तो कंपोनेंट करने हैं, इसका भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा E1 कॉस थीटा, और ठीक 90 पे E2 साइन थीटा। बड़ा बवाल, यहाँ दो तो झिल नहीं रहे थे, अब तो ये 4-5 हो गए। यस, ध्यान से समझो मैंने क्या करा, इस E1 के और E2 के कंपोनेंट, इनका तो रोल खत्म हो गया बच्चे, 4 ना जो आपकी प्रॉब्लम है, उसमें से E1 cos थीटा और E2 cos थीटा तो सेम डायरेक्शन में, इनको तो मैं ऐड कर लूंगा, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में होते हैं क्या करते हैं, ऐड। इनका क्या, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों तो वर्टिकल अपोजिट हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, माइनस। और मजे की बात देखो, E1 साइन थीटा मतलब E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू सेम है, साइन दोनों में सेम ही है, तो कंक्लूजन क्या मिला, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल ईच अदर। इनकी समस्या ही खत्म। इतने सारे में से अब क्या रहेगा, सिर्फ E1 cos थीटा E2 cos थीटा, वो तो सेम डायरेक्शन में है, सेम, ऐड कर दो सिंपली। तो अभी हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के सम के इक्वल। बट cos थीटा कितना है ये कौन बताएगा मुझे, cos थीटा यहां से हम निकालते हैं। इस ट्राइंगल को गौर से देखो, मैथ्स में पढ़ा है ना, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये रहा आपका बेस कितना, a, ये रहा हाइपोटेनस कितना, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट का मतलब 1/2। ये रही आपकी cos की वैल्यू कितनी, a अपॉन अंडर के अंदर, या कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। इसको उठा के रिप्लेस करेंगे यहाँ पे अब, राइट। तो जरा गौर से समझना, पहली बात ये और ये देखो, E1 E2 सेम था, cos थीटा सेम था, तो एक और एक को सीधा क्या लिख दो, 1 + 1 यानी 2, 2e cos थीटा हो गया। E कितना है मेरे पास, k, q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कुछ भी नहीं धोखा, और साथ में cos थीटा, वो रहा cos थीटा कितना, a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ये रिजल्ट आपके पास आया, जिसे हम थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे, याद करो डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ बात बताई थी, क्या, Q इंटू 2a, क्या होता है ये, Q इंटू 2a, P, अरे भूल गए इतनी जल्दी, डाइपोल मोमेंट P कितना होता था, डाइपोल मोमेंट P होता था Q इंटू 2a के इक्वल। फिर से लिख देता हूँ, डाइपोल मोमेंट P कितना होता था, Q इंटू 2a के इक्वल। तो बस Q इंटू 2a किस में कन्वर्ट हो गया, P में। जब इसे आप P के इक्वल ले लेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको K P, नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यह है 1, यह है हाफ। मैथ का रूल है, बेस इक्वल और पावर जुड़ जाती है, तो 1 + 3/2, 1 + हाफ, ये हो गया हमारे पास 3/2, राइट। फिर वही कहानी, a छोटा होता है r से, सो a स्क्वायर इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू r स्क्वायर, रिमूव कर दो, रिजल्ट क्या मिलेगा, E = k P अपॉन, कैंसिलेशन करो, r की पावर 2 और उसकी भी होल पावर 3/2, क्योंकि a स्क्वायर तो गायब। रिजल्ट आया K P अपॉन r क्यूब।
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी वजह से निकाली हमने, ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे। क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको जब कैलकुलेशन कराया था तो सारी चीजें, ये देखो इतने सारे काट दिए थे, बचा क्या था, कॉस। ये कॉस जा कहाँ रहे हैं, वो जा रहे हैं इधर, मतलब माइनस से, ये दिख रहा है वाला प्लस, और किसकी तरफ, माइनस वाले की तरफ। कहाँ जा रहे हैं, ऐसे। यहाँ पे क्या है, प्लस, तो ये कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस। तो डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, प्लस से माइनस, राइट। तो मुझे इसकी डायरेक्शन मिली पॉजिटिव टू निगेटिव। ये है आपका इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं इस पे, तो अच्छे से पहले इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ओके तो आपने इस तरीके से चैप्टर बहुत आगे तक क्लियर कर लिया है। आपका चार्ज क्लियर हो चुका है, कूलम्ब्स लॉ क्लियर हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर हो चुकी है, वेरियस वेरिएंट क्लियर हो चुके हैं। अब क्या, थोड़ा सा गॉसेस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, तो उन्हें भी क्यों छोड़ें, उन्हें भी निपटा देते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइटल, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, राइट। तो इस पे ध्यान से देखिएगा, हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट अबाउट द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होता क्या है, लाइन ऑफ फोर्स जो चार्ज से निकलती है, हमने पढ़ा था चार्ज बॉडी से निकलती हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, किसी भी सरफेस के पर यूनिट एरिया से कितनी लाइन ऑफ फोर्स निकल गई, वही तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब समझ में नहीं आया, ओके कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी बात सही, चलो वेरी गुड, बात करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा उस पर तो डिस्कस कर लें। इसका फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। अब ये क्या दिक्कत है भाई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत देर से निकालते फिर रहे हम, डी ए एरिया जिस पे आप फ्लक्स काउंट करना चाहते हैं, और थीटा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, थीटा है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो समझ में आती है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। सपोज ये आपका सरफेस, तो एरिया वेक्टर कहाँ आया, इसके परपेंडिकुलर। इसको ऐसे रख दूं तो एरिया वेक्टर कहाँ आया, ऊपर। इसको ऐसे रख दूं तो एरिया वेक्टर कहाँ आया, इधर। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया, चलो एक बार और डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास सबसे पहले जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, जिसमें ये क्या दिखा रही है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ, कैसे प्लेस करता हूँ ऑब्जेक्ट को, ये हाथ मेरा ऑब्जेक्ट है, ऐसे प्लेस कर दिया पैरेलल, ऐसे प्लेस कर दिया परपेंडिकुलर। तो ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर, राइट। ये सिंबल क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। ये रहा मेरा हाथ, और ये मैंने इसको रखा परपेंडिकुलर लाइक दिस, ये रहा, ये है सरफेस लाइक दिस, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा है। तो यस, तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें से एरिया वेक्टर कहाँ निकलेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये गया आपका एरिया वेक्टर। क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ऑब्जेक्ट कितना लेना पड़ा हमें, 0। मींस आपको यहाँ पे जब आप फ्लक्स काउंट करोगे, बेशक आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा है, फिर भी आपको एंगल लेना पड़ा 0। इस सिचुएशन में फ्लक्स कितना मिला आपको, ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ई डी ए, ये है आपका फ्लक्स। एक और बात क्लियर करते हैं, अभी भी मजा नहीं आया, राइट। सपोज मेरे पास फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे फिर से अपना ये सरफेस यानी ऑब्जेक्ट कैसे रखना है, इस बार मुझे रखना है पैरेलल। तो हम पहले ही लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करना है, ये सिंबल किसका है,
पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे? ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ऐसे रखता तो परपेंडिकुलर, इस बार कैसे रखा मैंने? ऐसे। राइट, यू आर राइट। ये रहा पैरेलल। एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? इसका एरिया वेक्टर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है सरफेस के परपेंडिकुलर मींस ऊपर, ये जा रहा है इसका एरिया वेक्टर। तो एंगल कितना बना बीच में भाई? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बना 90। तो बेशक आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल रखा था, फिर भी आपको एंगल लेना पड़ा 90। इस डायरेक्शन में फ्लक्स कितना आया? ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। फ्लक्स का फॉर्मूला दिख रहा है ना, ई डी ए कॉस थीटा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? थीटा ना। याद रख लो, ऑब्जेक्ट जितने एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा उसे 90 में से कर देना माइनस, वही होगा थीटा। हाँ, जादू हो गया। यस, मतलब ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर रखा है 90 माइनस 90 कितना आया? 0। ऑब्जेक्ट आपका पैरेलल रखा है 90 माइनस 0 कितना आया? 90। ऑब्जेक्ट आपका 30 डिग्री पे रखा है तो 90 माइनस 30 यानी कितना आया? 60। इज इट क्लियर? तो यस स्टूडेंट्स, आपने अभी क्या देखा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसमें क्या सीखा? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। व्हाट अबाउट द थीटा? ऑब्जेक्ट जितने एंगल पे रखा हो उसे करो 90 में से माइनस, बस वही है आपका थीटा। ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा था 90 माइनस 90, थीटा बना 0। राइट, ऑब्जेक्ट पैरेलल रखा था 90 माइनस 0 बन गया 90। ऑब्जेक्ट रखा हो 30 डिग्री पे 90 माइनस 30 थीटा हो गया 60। राइट, ये तो था फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला। बट गॉस ने क्या करा? उसने तो और ही मजे बांध दिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट जिस पे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं कि गॉस क्या कहना चाहता था। गॉस ने बोला डजंट वरी अबाउट योर फ्लक्स, तुमको फ्लक्स चाहिए, टेंशन ही मत लो। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। अब तक जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो फ्लक्स तब मिलेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, एरिया पता हो, या फिर एंगल पता हो। ये तीन चीज अगर आपके पास हैं तब तो आप फ्लक्स निकाल सकते हो, अदरवाइज तो प्रॉब्लम। गॉस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्योंकि फ्लक्स निकालते वक्त ये जो तीन अलग अलग कंपोनेंट थे इनको एक ही पेज पे लाना टफ टास्क था। उसने बोला अपनी इस थ्योरम में, हम किसकी बात कर रहे हैं? गॉस की। तो गॉसेस साहब ने अपनी एक थ्योरम दी। थ्योरम किस लिए दी जाती है? बड़ी बड़ी जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए। उसने बोला अगर आपका क्लोज सरफेस है, शर्त ये थी कि सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड। अब क्लोज सरफेस क्या होती है भाई? इसको भी तो क्लोज ही मानोगे, राइट? सर्कल, ये स्क्वायर, ये सब ट्राइंगल, सॉलिड, एंगल, प्रिज्म, ये सब क्या है? क्लोज ही तो है। तो जो भी क्लोज सरफेस होती थी उनके लिए अगर फ्लक्स निकालना है तो उसने बताया सिर्फ ये देखो उन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, उनका एरिया कोई मतलब नहीं, एंगल कैसा है कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मतलब नहीं, चार्ज कितना है। अगर इन सब पे चार्ज का अमाउंट इनसाइड में सेम है तो सब पे फ्लक्स भी कितना आएगा? सेम। और कितना होगा वो? सिंपली Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर हम गॉस थ्योरम से कैलकुलेशन करें क्लोज सरफेस पे फ्लक्स निकालने के लिए तो बस हमें क्या पता होना चाहिए? चार्ज। उसको डिवाइड करिए एप्सिलॉन नॉट से, फ्लक्स तैयार। आपको ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब, ना एरिया से, ना एंगल से। लेकिन जहाँ प्लस है वहाँ माइनस भी है ना। गॉस थ्योरम का एक ड्रॉबैक भी था, ये सिर्फ किस पे लगती थी? क्लोज सरफेस पे। सरफेस अगर क्लोज नहीं है तो तब तो फिर वही वापस। तो ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है फॉर्मूला, और उस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कहा? पीछे से आवाज आई, हम तो विश्वास नहीं करते। यस, तो अब हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे कि वाकई में क्लोज सरफेस के लिए अगर हम उससे कैलकुलेशन करें फ्लक्स की तो आंसर यही मिलेगा, राइट? इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम।
तो देखिए कैसे वेरीफाई करना है गॉसेस थ्योरम को। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक क्लोज सरफेस। तो मैंने लिया पहले एक क्लोज सरफेस, राइट। ये आया हमारे पास एक क्लोज सरफेस, सुंदर सा, ये रहा, हो गया क्लोज सरफेस। इसका सेंटर ये रहा, सेंटर पे चार्ज प्लस क्यू, राइट। रेडियस कैपिटल आर, इस क्लोज सरफेस का रेडियस कैपिटल आर है, और इस पे चार्ज कितना है सेंटर पे, प्लस क्यू। मुझे क्या निकालना है इस पे, हाँ फ्लक्स, आई नो। तो हम क्या करते हैं, इसके पार्टीशन कर लेते हैं। ये हमने क्या करा, इसके पार्टीशन अलग अलग, छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं। फिलहाल तो मैंने एक छोटा सा पार्टीशन ले लिया जिसका एरिया कितना है, डी है। ये है वो सॉलिड एंगल, पूरे सरफेस सॉलिड एंगल मतलब पूरे सॉलिड स्फेयर का छोटा सा पार्ट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पे एक पॉइंट लेने वाला हूँ। ये इसका सॉलिड एंगल है, राइट। मैंने इस पे एक पॉइंट लिया और अब मैं देखता हूँ कि इस पे डायरेक्शंस कहाँ जाएंगी। पहले निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, यस यू आर राइट, क्या रखते थे, टेस्टिंग चार्ज। जरा यहाँ पे एक टेस्टिंग चार्ज को रख के देखो। जैसे ही आप यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी आपको, आउटवर्ड, सीधा बाहर। क्वेश्चन आता है कि अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो आपको ये भी तो चाहिए एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को भी जस्टिफाई करते हैं। एरिया वेक्टर जाता है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये रही सरफेस, इसके परपेंडिकुलर, ये ना सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये जा रहा है आपका एरिया वेक्टर। इंटरेस्टिंग बात, दोनों सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी और एरिया वेक्टर भी। ऐसा हर जगह होगा, कहीं भी आप करके देख लें। इट मींस इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना, 0, राइट। तो हम तो कैलकुलेशन करते हैं अपनी फ्लक्स पे। पहले मैं निकालता हूं इस छोटे से पोर्शन पे जिसका नाम है ए बी, कितना फ्लक्स। फ्लक्स कैसे निकालूंगा भाई, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस, कितना था ये, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल निकालते थे, वो था 0। यहां मैंने अप्लाई कर दिया cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, राइट। तो डी फाई कितना आया, ई डी ए। ये क्या निकाला है मैंने, फ्लक्स, छोटे से पोर्शन का। ऐसा ही और भी तो बहुत सारे टुकड़े हैं, सबका फ्लक्स निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स कितना आया, सबका थोड़ा थोड़ा फ्लक्स निकाल के जोड़ देते हैं, राइट। तो टोटल फ्लक्स आया वो कितना आया, रिलेटेड टू दिस सरफेस, टोटल फ्लक्स, राइट। वो जब टोटल फ्लक्स की बात आ रही है तो सम कर लो या इंटीग्रेट कर लो, ई इंटीग्रेट ऑफ डी ए। व्हाट अबाउट द ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक सिंगल चार्ज आर डिस्टेंस पे सरफेस पे कितनी इंटेंसिटी निकाल सकता है, यू आर राइट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हुआ क्यू और सरफेस तक का डिस्टेंस हो गया रेडियस के बराबर यानी आर स्क्वायर। व्हाट अबाउट द डी ए, डी ए कितना हुआ भाई, इस पूरे एंटायर सॉलिड स्फीयर का एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये देखो जादू, 4 पाई से 4 पाई कट, आर स्क्वायर से आर कट, मतलब कट करके दिखाना ही पड़ेगा। 4 पाई से 4 पाई कट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, क्या बच रहा है रिजल्ट, यस यू आर राइट, ये रिजल्ट हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे वाह, ये तो हमने शुरू में ही बता दिया था, गॉस ने ये बात तो शुरू में बता दी थी। अगर आपका क्लोज सरफेस है तो सबको मारो गोली, सिर्फ किससे मतलब है, चार्ज से। कितना चार्ज है, Q, डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। तो इस तरीके से हमने एक क्लोज सरफेस के लिए गॉसेस थ्योरम को वेरीफाई किया। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है बोर्ड में, इसको अच्छे से नोट करो क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी एप्लीकेशंस, राइट। तो नोट करिए अब तक इसे। चलिए, वेरी गुड। ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं, पहले इन पर डिस्कस करते हैं। हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन हमें मिली हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज वायर और दूसरी चार्ज शीट।
जिनको वन बाय वन हम कैलकुलेट करेंगे, बट बिफोर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, तो एक बार इस पे भी काम कर लेते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो, चार्ज को बेसिकली, वैसे तो अलग अलग कैटेगरी है, फिलहाल बेसिकली दो कैटेगरी पे समझो। मेरे पास एक लेंथी सा वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, उसे मैंने चार्ज किया, तो चार्ज कहाँ आएगा? इसकी एंटायर लेंथ में, हर जगह। मैंने क्या करा? मैंने इसकी एक छोटी सी लेंथ को लिया, यहां से लेके यहां तक। कितनी लेंथ है ये? dl। और मुझे मालूम पड़ा इस dl लेंथ पे चार्ज कितना है? dq, राइट? तो जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आया वो ये था कि चार्ज पर यूनिट लेंथ पर dl लेंथ में चार्ज कितना मिल रहा है? dq। तो एक यूनिट लेंथ में कितना मिलेगा? dq अपॉन dl। इसको बोलते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या नाम है इस लैम्डा का? लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट? लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर? तो लैम्डा कभी भी निकालना हो तो चार्ज अपॉन लेंथ, याद रखना। एक और एग्जांपल समझो। सपोज मेरे पास एक शीट होती, इस शीट को मैं चार्ज कर रहा हूं, तो चार्ज कहाँ जाएगा? इसके एंटायर पूरे एरिया में, ये आ गया इस पे चार्ज, क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने इसका एक छोटा सा एरिया काउंट किया। कितना एरिया है? सपोज dA। कितना चार्ज मिला मुझे इस पे? dq। क्या समझ में आया? कि जो dA एरिया है उसमें चार्ज आ रहा है dq, तो एक यूनिट एरिया में कितना आएगा? dq अपॉन dA। ये जो है ना चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा क्या होता है? इसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट? तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के दो मोड आपने देखे, चार्ज लेंथ में आता है, चार्ज एरिया में आता है। चार्ज पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इनकी हैं दो एप्लीकेशंस जिन्हें हमें यूटिलाइज करना है। तो अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू चार्ज वायर, राइट? तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है चार्ज वायर वाला कॉन्सेप्ट। हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू चार्ज वायर। तो देखो कैसे, राइट? मेरे पास एक वायर है, ये रहा मेरे पास एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का। मैंने इस पे चार्ज जनरेट किया। चार्ज कैसा आया इस पे? देखो, ये रहा चार्ज प्लस का हर जगह, और ये वायर है तो चार्ज इसके अराउंड में जैसे मार्कर है हर तरफ आएगा। मैं बोर्ड पर कहाँ दिखा पा रहा हूँ आपको? ऊपर और नीचे। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मुझे यहाँ इंटेंसिटी निकालनी है। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, ये वाला भी पॉइंट स्मॉल आर पे, ये वाला भी स्मॉल आर पे, ये भी, और इनफैक्ट जो इसके अराउंड में आएंगे वो भी। यानी ऐसे सारे पॉइंट जो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं, अगर मैं उन्हें अटैच कर दूं और बनाऊं एक सरफेस, ये, तो मेरे पास एक इमेजनरी सिलेंडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हुआ मेरे पास एक इमेजनरी सिलेंडर, और इस इमेजनरी सिलेंडर के कितने पार्ट हुए? 3। फर्स्ट पार्ट क्रॉस सेक्शन एरिया, सेकंड पार्ट क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्ड पार्ट इसका सरफेस एरिया, राइट? अगर मुझे इसका टोटल फ्लक्स निकालना है तो इन तीनों पार्ट का निकालना पड़ेगा फ्लक्स। कैसे? उसके लिए तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ जा रही होगी? अगर चार्ज लेंथ में है सीधा, तो या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगी, या आप इसे नीचे, क्योंकि अराउंड में हर तरफ निकल रही है ना। अब बात आती है एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा होगा? यस, यू आर राइट। इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, ये रही ना सरफेस, इसके परपेंडिकुलर।
इसका एरिया वेक्टर, ये रही सरफेस इसके परपेंडिकुलर, ये रहा सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, या फिर आप देख सकते हो ऐसे। तो इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, 1, 2 एंड 3 तीनों पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर मिल गए। हम निकालते हैं टोटल फ्लक्स। कैसे भाई? टोटल फ्लक्स अगर आपको काउंट करना है, फर्स्ट थिंग टोटल फ्लक्स आएगा कितना, देखो टोटल फ्लक्स अगर आपको काउंट करना है तो वो हो जाएगा फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट, फ्लक्स ड्यू टू सेकंड पॉइंट, प्लस फ्लक्स ड्यू टू थर्ड पॉइंट। तीनों सरफेस का फ्लक्स निकाल के ऐड कर लो, राइट। अब कैसे ऐड करेंगे भाई फ्लक्स? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस, मैं तो नहीं बताऊंगा। कॉस कितना होगा पहले वाले का, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ये ऊपर, एरिया वेक्टर यू, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऊपर, एरिया वेक्टर इधर, कितना एंगल बना 90। तो पहले वाले के लिए एंगल आया 90, ये हमारे पहले सरफेस का। दूसरे वाले के लिए ई डी ए कॉस, यस यू आर राइट, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इधर, कितना बना 90। सेकंड के लिए भी 90। व्हाट अबाउट द थर्ड? ई डी ए कॉस, दोनों सेम डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी, तो ये हो गया 0। मेरे पास तीनों फ्लक्स मिल चुके हैं, मैं इनको मर्ज करता हूं। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? जवाब नहीं आया। cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। इट मीन्स ये जो cos 90 वाले कॉलम है बेचारे दोनों गायब, सिर्फ बचा ई डी ए। कौन से वाले पोर्शन के लिए है ये हमारा थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट के लिए। डी ए कितना, ई कितना? यस यू आर राइट, ई तो ठीक है। व्हाट अबाउट द डी ए? डी ए हो गया थर्ड। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, बस ये यूज करना है, 2 पाई आर एच। एच की जगह पे क्या आएगा? इसका लेंथ, यस इसका लेंथ है सपोज एल, राइट। ये हमारे पास जो हमने फाइंड किया फ्लक्स अलग अलग पॉइंट्स पे, वो निकल के आया है। तो सिलेंडर का ही ना, सिलेंडर क्या है, क्लोज है ना। सपोज इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। तो अगर ऐसा होता तो हम गॉसेस थ्योरम तो लगा ही सकते थे ना। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही कहा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज नहीं पता, ऐसी आवाज आई, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? Q अपॉन एल, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन एल। तो व्हाट अबाउट द Q? Q कितना हुआ यहां से? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा देखो, ये भी फ्लक्स निकाला है आपने इसी सिलेंडर पे, एज पर योर कैलकुलेशन अलग अलग करके, ये भी आपने निकाला एज पर गॉसेस, दोनों बता तो इसी का फ्लक्स रहे हैं, तो उठा के इन्हें इक्वल कर लो। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब हम इन्हें इक्वल करेंगे तो E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल गया कैंसिल, क्या मिला रिजल्ट? 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू चार्ज वायर, एक लंबे से चार्ज वायर के नियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला। दो बातें और समझ में आती हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की, और अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो कैसा आएगा, उस पर भी गौर कर लेते हैं। एक बार यहां पे अच्छे से नोट करो, तो फिर ग्राफ के बारे में बात करते हैं।
बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई डाउट नहीं, जानदार, शानदार। रिजल्ट क्या आया था? रिजल्ट आया था जो E इज इक्वल टू था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, वायर के नियर अबाउट। पहला क्वेश्चन जो मन में आता है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट? आंसर आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती थी? यस, यू आर राइट, 9 × 10⁹ बट आपको तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए ना, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, और ये हो गया जादू। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बनी 18 × 10⁹ दूसरा क्वेश्चन, एग्जामिनर ने पूछा प्लॉट द ग्राफ। क्या पूछा एग्जामिनर ने? क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। पहले ये तो देखो रिलेशन क्या है, ई और आर में कैसा रिलेशन है? ई और आर में इनवर्स रिलेशन, राइट? अगर ऐसा है तो अगर मैं आर की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो ई की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज, राइट? आर इंक्रीज, ई डिक्रीज, ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। क्लियर? ये हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, अच्छे से नोट करो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। चलो भाई, जानदार शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से चैप्टर के समापन की तरफ, लास्ट टॉपिक जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट। अच्छे से समझते हैं करना क्या है। ये मेरे पास ना एक शीट है, ये रही, ठीक है भाई, मेरी शीट है। अब वो शीट अगर कंडक्टिंग है दोनों साइड से तो चार्ज आएगा इसमें दोनों साइड, राइट? ऐसे करके चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ हर तरफ, राइट? क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो नियर अबाउट दिस चार्ज शीट। मैंने क्या करा, इससे स्मॉल एल डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया और दोनों साइड लिया, क्योंकि मेरा शीट दोनों साइड से चार्ज है भाई, मेरी शीट है ना, दोनों शीट साइड से वो चार्ज है, सोने की शीट है इसलिए दोनों साइड से चार्ज है, इधर भी इधर भी। अब करना क्या है, स्मॉल एल डिस्टेंस में निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस, हम इसके अराउंड एक सरफेस बनाते हैं, राइट? तो हमने इसके अराउंड ये एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया इक्वल डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस है? सपोज आर। क्या प्रिपेयर हुआ? ये एक इमेजिनरी सिलेंडर, और उस सिलेंडर के फीचर्स क्या हैं? उस सिलेंडर के फीचर्स ये हैं कि उसका रेडियस तो है आर, और लेंथ कितना पूरे सिलेंडर का? 2L, क्योंकि शीट दोनों साइड से चार्ज है। इस सिलेंडर, इस शीट के बारे में बात करते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। और सिग्मा क्या था? यस, यू आर राइट, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसके भी कितने पार्ट होंगे? बिल्कुल सही बात है, इसके भी 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से? पहला, ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। दूसरा, ये रहा इसका दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया। तीसरा, ये रहा इसका सरफेस एरिया। इस तरीके से इस सिलेंडर के भी 3 पार्ट। हमें अब देखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को, ताकि हम जस्टिफाई कर पाए टोटल फ्लक्स। तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ये शीट जस्ट लाइक दिस, इधर से भी चार्ज है तो इंटेंसिटी ऐसे गई, इधर से भी चार्ज है तो इंटेंसिटी ऐसे गई। बोर्ड पे तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट इज 3D, इंटेंसिटी उधर भी जा रही है, इंटेंसिटी इधर भी आ रही है, राइट? तो ये हो गई इंटेंसिटी, ये ऐसे। फर्स्ट के लिए इंटेंसिटी इधर, सेकंड के लिए ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब एरिया वेक्टर, उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। यस, एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर गया इधर। क्यों गया? ये रहा सरफेस और इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। ये पहली सरफेस का एरिया वेक्टर, ये रही सेकंड सरफेस, इसका एरिया वेक्टर, ये गया इसका एरिया वेक्टर। थर्ड सरफेस, या तो एरिया वेक्टर जाएगा ऊपर या फिर मे बी नीचे,
हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मिल चुकी है और एरिया वेक्टर। फ्लक्स क्या, क्वेश्चन तो यही है। यस, आंसर के लिए बड़े एक्साइटेड रहते हो, जल्दी जल्दी कर रहे हैं बिल्कुल। यहां पे हमें जब टोटल फ्लक्स निकालने की बारी आई तो हमें काउंट करना पड़ा तीनों पार्ट्स का 1 बाय 1 फ्लक्स, राइट। तो जरा देखते हैं पहले पार्ट का फ्लक्स कितना आएगा, दूसरे पार्ट का फ्लक्स कितना आएगा, प्लस तीसरे वाले पार्ट का फ्लक्स कितना आएगा, तीनों को जोड़ लो, टोटल फ्लक्स तैयार, राइट। तो पहले वाले पार्ट का फ्लक्स निकालने जा रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस। मैं रुक गया, यस मैं रुक गया, क्योंकि आपको बताना है थीटा कितना होगा पहले वाले पार्ट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो बीच का एंगल 0। मुझे यहां लेना चाहिए कॉस 0 पहले पार्ट का। यस, दूसरे पार्ट के लिए ई डी ए कॉस, मैं फिर से रुक गया। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी इधर, देखो एरिया वेक्टर भी इधर, डिंग डिंग डिंग, तो दोनों के बीच का एंगल 0, ये भी 0। तीसरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, ये नीचे, कितना एंगल बन रहा है 90, यानी ई डी ए कॉस 90, ये हमारा थर्ड। 1 2 एंड 3 तीनों पार्ट का मैंने फ्लक्स निकाला, हुआ कितना, cos 0 की वैल्यू, यस यू आर राइट, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 0। ये तो बेचारा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, cos 90 0 इसलिए खत्म। ये दोनों 1 1 2 हो गए, तो ई डी ए सीधा डबल कर रहा हूं, और ये किसके लिए कैलकुलेशन हो रही है, या तो फर्स्ट मान लो या फिर सेकंड, राइट, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर ही हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में डी ए बना कितना। जो हमारा पहला सरफेस है वो क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, दूसरा वो भी क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। क्या निकाल दिया आपने पूरी मेहनत करके, टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ के इस पूरे पूरे सिलेंडर का, इमेजिनरी सिलेंडर का फ्लक्स। बट जब वो क्लोज्ड है तो गॉस थ्योरम तो लगेगी ना, यस। तो हम फिर से बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, यू आर राइट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कहां से आएगा, यहां से, सिग्मा है क्यू अपॉन ए, तो क्यू कितना हो गया हमारे पास, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी ने पूछा ये ए कितना, यस सही बात है, ए कितना, ए होता है वो एरिया जो शीट को टच करेगा। ये रही शीट और ये था सिलेंडर, कौन सा एरिया टच कर रहा था, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन, यानी दिस वन। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो टच कर रहा है, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये फ्लक्स आपने पॉइंट्स में कैलकुलेट किया और ये गॉस ने वन शॉट में बता दिया, है तो दोनों एक ही चीज, यूज कर लो। तो बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 रिजल्ट क्या मिला, 2e पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट के अराउंड एयर था इसलिए K नहीं आया, और अगर कोई भी मीडियम होता तो K आ जाता। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट, जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या, बात करते हैं पहले एक बार इसमें अच्छे से, कोई भी डाउट्स हो देखें, नोट करें, चलते हैं फिर उसके बाद अगले स्टेप पे। यस, तो रिजल्ट तो समझ में आया ना, शीट की वजह से कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या फायदा है इसका, बढ़िया, बात भी सही है, यूज क्या कर सकते हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो एक शीट की वजह से आंसर आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट क्वेश्चन इज दैट कि मेरे पास अगर 2 शीट होती तो, बात तो सही है भाई, अगर मेरे पास 2 शीट होती और दोनों कैसी होती पॉजिटिव, ये भी बात सही।
उस केस में इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, प्लस सिग्मा, इसकी भी प्लस सिग्मा, और मेरे पास 3 पॉइंट होते हैं ए बी सी, तो इन तीनों पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसे निकालता भाई, ये बात भी सही है। तो जहां पे इंटेंसिटी निकालने की बात हो रही है वहां पे क्या रखेंगे, टेस्टिंग चार्ज। तो पहले हम लोगों ने ए पे टेस्टिंग चार्ज रख के देखा कि ए पे इंटेंसिटी कहाँ आएगी, राइट। तो किस पे निकाल रहे हैं हम, एट ए। जब ए पे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो टेस्टिंग चार्ज की डायरेक्शन भी तो देख लें हम लोग। ये प्लस वाली शीट इसे क्या करेगी, रिपेल, E1, राइट। ये प्लस वाली शीट इसे क्या करेगी, रिपेल, E2। इट मीन्स दोनों क्या हो गए, अपोजिट। और अगर दोनों अपोजिट आए तो ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इस E1 और E2 के डिफरेंस के बराबर। और जब दोनों की वैल्यू सेम है और वो अपोजिट हैं तो आंसर क्या आया, 0। इट मीन्स जो सिमिलर शीट्स होती हैं उनके मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी आती है, 0। जरा बी और सी पे भी कैलकुलेशन करके देखें। यस, यही बात अगर हम बी पे कैलकुलेट करते हैं, एट पॉइंट बी, जरा बी पे कैलकुलेशन करके देखो। ये रहा बी, क्या रखोगे बी पे आप, टेस्टिंग चार्ज। ये रहा आपका टेस्टिंग चार्ज बी पे। पहली प्लस वाली शीट इसे क्या करेगी, रिपेल। ये रहा E1 रिपेल होते हुए, राइट। दूसरी वाली शीट क्या करेगी, वो भी इसे रिपेल, सेम डायरेक्शन। जरा यही चीज देखो, अगर आप सी पे भी काउंट करते तो क्या होता, ये सी पे अगर टेस्टिंग चार्ज रखा होता, ये जो पहली वाली शीट है ये इसे रिपेल, ये वाली भी पॉजिटिव है इसलिए ये भी इसे रिपेल। तो इट मीन्स जो सी पे हो रहा है दोनों सेम डायरेक्शन बी पे आ रही थी, सेम डायरेक्शन सी पे आ रही थी। तो बी या सी दोनों पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाली जाए तो रिजल्ट कितना आएगा, उस केस में क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड कर दो। वेरी गुड। पीछे से राम ने पूछा डिस्टेंस का क्या, कुछ नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूले में डिस्टेंस आता ही नहीं है। क्या था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जहां तक फील्ड है वहां तक है, उसके आगे नहीं है तो नहीं है, और सब जगह सेम। तो पहले की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये कब, जब दोनों शीट सेम नेचर की हो। वहीं पे अगर ये प्लस होती और ये माइनस होती तो, अरे थोड़ा बहुत काम खुद भी करोगे नहीं करोगे। अगर ये प्लस होती और ये माइनस तो बीच में क्या होता, प्लस वाली शीट उसे रिपेल करती है, माइनस वाली अट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन, वो ऐड करके आंसर देता है ये वाला। और अगर वो अपोजिट होती तो मान लो यहां निकालना होता, प्लस वाली रिपेल माइनस वाली अट्रैक्ट, क्या आंसर आता, 0। दैट्स गुड। मीन्स एक क्वेश्चन तो और बनता है कि अगर टीचर ये पूछ ले कि चलो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा। यस, राम ने पूछा था, बताया था ना, इंटेंसिटी के फॉर्मूले में इसके लिए डिस्टेंस आता ही नहीं। डिस्टेंस खूब बढ़ा लो, इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्लियर। तो अच्छे से देखो, समझो, नोट करो, समझ में आया ही होगा। आज तुमने बहुत अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड किया और बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स भी बनाए, एक एक पॉइंट को क्लियरफुल तरीके से समझा भी, लास्ट तक अच्छे से मेरी बातों को एब्जॉर्व भी किया। तो यकीन मानो आपने इलेक्ट्रोस्टैट खत्म कर दिया। अब इसमें और कुछ नहीं है जो आपको रोक पाए। बोर्ड का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड जो आपको ना आता हो। उम्मीद करते हैं आप बोर्ड में इस वाले चैप्टर से बहुत सारे स्कोर, जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।